हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर, जो अपना सेशन चल रहा है 5272 भर्ती एनएम क्लास। देखिए इस क्लास का वीडियो नंबर 15 है और जो टॉपिक चल रहा है आपके सिलेबस में, आप अपना सिलेबस जब ओपन करोगे पीडीएफ, जिस टाइम नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन में सिलेबस भी दे रखा है। 13 नंबर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, ऑलरेडी हमने 12 टॉपिक, ठीक है, जो 38 टॉपिक आपका दे रखा है ऑलरेडी हमने 12 टॉपिक को कवर कर लिया है। ये अब 13 नंबर टॉपिक चल रहा है। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आज का पार्ट नंबर 3 है। देखिए गाइज ये 2000 वाली क्लास आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, 2000 रुपये आप दे के किसी भी, दावे के साथ बोल रहा हूँ, किसी भी बड़े बड़े कोचिंग वाले का आप कोर्स परचेस कर लो। लेकिन ऐसा कंटेंट गाइज, इसलिए मैं बोलता हूँ ये 2000 वाली क्लास आप किसी भी चले जाइए कोचिंग पे, किसी भी आप परचेस कर लीजिए, लेकिन ऐसा कंटेंट आपको नहीं बताया जाएगा, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं आपको हर एक चीज़ कवर करवा रहा हूँ। देखिए मैं थियरी आपको करवा ही रहा हूँ, थियरी के साथ ही एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। थियरी को बताने के बाद आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर भी रखता हूँ कि ये देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है, अब आप बना के दिखाओ प्रश्न, और आसानी से बना लेते हो। तो ऐसा कंटेंट तो नहीं मिलेगा। हमने भी देखा है कई लोगों का, पढ़ाया है, हर एक चीज़ किया है, लेकिन ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपके सिलेबस के अनुसार हो। बिल्कुल एक भी इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आप सीरियस होके पढ़ें और इसकी वैल्यू को समझें। लास्ट वीडियो में हमने देखा, लास्ट क्या पिछले 2 वीडियो से देख रहे हैं, आपके रिस्पांस नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो भैया क्लासें बंद हो जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर यही रिस्पांस आपका रहेगा तो क्लासें बंद हो जाएगी, फिर हम भी वही करेंगे। जो लोग 200 रुपये फीस दिए हैं पीडीएफ के लिए, उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और आप लोगों के लिए फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखिए मैं अब भी पूरा फोकस कर रहा हूँ आपकी तैयारी को लेकर, कुछ सोच समझ कर इतना डेडिकेशन दिखा रहे हैं आपकी तैयारी को लेकर। तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो, या भी और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए पूरा डेडिकेटेड होके आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा टारगेट है जल्द से जल्द आपका ये 38 टॉपिक कवर हो जाए, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता दें। ठीक है, तैयारी आपका बेहतर हो पाए, उसके पीछे रीज़न हो सकता है। फालतू की वीडियो में आपके आवेदन से संबंधित भी कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिससे आप कन्फ्यूज हों या जिससे आप और भी परेशान हो। तो लगातार आपके सिर्फ इसी को लेकर, क्लास को लेकर ही वीडियो अपलोड हो रहा है। ये आज के पार्ट में हम पाचन प्रणाली डाइजेस्टिव सिस्टम से देखने वाले हैं। ठीक है, हमने इस जो अपना ये टॉपिक चल रहा है 13 नंबर टॉपिक, ऑलरेडी हमने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, सेल के बारे में पढ़ लिया, और आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। और ये पार्ट अब जो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से रहने वाला है। ठीक है, इसकी थियरी देखेंगे, इसके एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि नीड टू बी डाइजेस्ट, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है नीड टू बी डाइजेस्ट, नीड नॉट टू बी डाइजेस्ट, मतलब हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, देखिए उसको डाइजेस्ट करने की कौन कौन सी चीज़ों को डाइजेस्ट करने की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हमारे शरीर या मानव शरीर के बॉडी का, मानव के शरीर का औकात नहीं है इन सब से डायरेक्ट अवशोषित कर पाए, इन सबको डायरेक्ट अवशोषण कर पाए, इन सब से डायरेक्ट ऊर्जा अवशोषण कर पाए। इनको बिना पाचन, बिना इनको डाइजेस्ट किए अवशोषण करना, ये मानव शरीर की औकात की बात नहीं है। ठीक है, और देखिए जिनकी डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है शरीर को, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये वाटर हुआ, ये सब को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली इसको मानव शरीर डायरेक्ट इसको अवशोषण कर लेता है। तो पाचन, डाइजेस्ट करना है, करवाना है शरीर को कार्बोहाइड्रेट को, जो जिसमें से स्टार्च है। ठीक है,
प्रोटीन हुआ, फैट्स हुआ, यही सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सब का पाचन में कौन कौन से अंग हैं, भूमिका निभाते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि मानव, ठीक है, मनुष्य का जो डाइजेस्टिव है ये किस न्यूट्रिशन पे आधारित है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, होलोजोइक मोड है, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड है, अमीबा और मनुष्य में सेम रहता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, होलोजोइक मोड आपको ध्यान देना है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अमीबा और मनुष्य के अंदर यही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन को अंतर्ग्रहण, भोजन को लेते हैं मुंह के द्वारा, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद जो बचे हुए थे, देखिए ज़रूरत चीज़ें होती हैं उनको ऊर्जा लेकर फिर जो बची चीज़ें रहती हैं उसको निकाल दिया जाता है एनस के द्वारा। तो ध्यान देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले जान लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। पाचन एक रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया है। क्या है भैया, एक रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया है। पाचन अंगों में मुख्यतः पाचन नली शामिल होती है, जिसे पोषण नली भी कहते हैं। यह मुंह से लेकर गुदा द्वारा तक फैली होती है और इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर रहती है। ठीक है, आहार नाल आप बोल सकते हो। ठीक है, आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर रहती है। क्लियर। अब देखिए पाचन नली के प्रमुख अंग, पाचन नली के प्रमुख अंग मुंह में पाचन नली का प्रथम भाग है, इसे मुख्य गुहा भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा फेरिंक्स ग्रेसनी, यह श्वसन और पाचन तंत्र के लिए साझा अंग है। ठीक है, श्वसन और पाचन तंत्र के लिए साझा अंग है। अब देखिए ईसोफेगस, खाने की नली जो होती है, तीसरे पॉइंट पे ईसोफेगस जो खाने की नली है, यह ग्रसनी से आमाशय तक भोजन पहुँचाने का कार्य करती है। और चौथे पॉइंट पे है स्टोमक, पेट। ठीक है, आमाशय भोजन का भंडार करता है और जठरंश का स्राव करता है। ध्यान देना है, जठरंश का स्राव कौन करता है, स्टोमक करता है। ठीक है, पेट करता है। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत पाचन एवं अवशोषण का मुख्य स्थान है। बड़ी आंत अवशिष्ट पदार्थों का संग्रह एवं पानी का अवशोषण करती है। संपूर्ण रूप से भोजन आपका यही छोटी आंत में संपन्न होता है। संपूर्ण रूप से भोजन का डाइजेशन इसी छोटी आंत में होता है। क्लियर। अब देखिए इसका नाम ही है छोटी आंत, लेकिन सबसे बड़ा है, बड़ी आंत से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब देखिए सहायक अंग जो हैं, जो पाचन क्रिया में सहायक अंग हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि लार ग्रंथियाँ लार का स्राव करती है, जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो ज़्यादा गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं वो ज़्यादा ही पेट से संबंधित उनको ज़्यादा बीमारियां होती हैं। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न क्या है, लार। ठीक है, लार भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। अब जो गुटखा खाता है आदमी, ठीक है, जो गुटखा खाता है ये दिन भर गुटखा 10 पैकेट 12 पैकेट खा लेता है, जितने भी लार बनते हैं वो लार को बाहर निकाल देता है, पेट के अंदर तो जा ही नहीं रहा है। तो अहम भूमिका है पचाने में। अब वो मुंह में भर के गुटखा चबा रहा है, जो लार बन रहा है उसको बाहर फेंक दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अब आगे नोटिस कर लेना। ठीक है, जो गुटखा का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें ज़्यादा ही पेट से संबंधित बीमारियां होती है। किसी के लीवर में दिक्कत है, किसी के किसी के गाल ब्लैडर में दिक्कत है। तो हर एक प्रकार की बीमारियां पेट से संबंधित जो रहती हैं गुटखा तंबाकू खाने वालों को ज़्यादा रहता है। रीज़न है लार, वो अपने अंदर लार को ना लेकर बाहर गुटखे के माध्यम से फेंक देते हैं। ठीक है, अग्नाशय इम्पॉर्टेंट है, पाचक एंजाइम एवं हार्मोन का निर्माण करता है। पाचक एंजाइम एवं हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, पैंक्रियाज, देखिए ये मिश्रित ग्लैंड भी, अग्नाशय अगर पूछ लेगा आपके एग्जाम में मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आपको बताना है पैंक्रियाज अग्नाशय। ठीक है, जिगर। अब देखिए लीवर भी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त का निर्माण करता है, जो वसा पाचन में सहायक होता है। ध्यान देना है, अगर एग्जाम में बन जाता है कि वसा को पचाने में किसकी भूमिका रहती है, तो लीवर, और लीवर से ही बाइल जूस का निर्माण होता है या फिर बाइल का निर्माण करता है। ठीक है,
पित्ताशय पित्त का संग्रह, ध्यान देना है, पित्ताशय ये पित्त का संग्रहण करता है, ठीक है, निर्माण नहीं करता है, ये संग्रह स्टोर करता है। अगर निर्माण की बात हो तो लीवर बताना है, अगर स्टोर की बात हो तो पित्ताशय बताना है, ठीक है। अब देखिए पाचन नली की संरचना, स्ट्रक्चर देखना है पाचन नली की पूरा। पहला पोषण नली में 4 परतें होती हैं, जिसका पहला नाम है म्यूकोसा, ठीक है, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा मस्कुलारिस, ठीक है, मस्कुलारिस, और चौथा है सिरोसा, ठीक है। ये चारों अंग हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मुख के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखिए मुख या मुख गुहा दांत, जीभ और लार ग्रंथियां से युक्त होता है। इसमें दांत 3 भागों में बटे होते हैं, शिखर, ग्रीवा और जड़। चलिए अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दांत 3 भागों में बटे होते हैं, शिखर, ग्रीवा और जड़। देखिए ये एक दांत का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे भाग को, यहाँ से जो बाहर दिख रहा है, इस पूरे भाग को क्राउन, आपके मुख में जो दांत दिख रहा है इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर की जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर जो अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक में थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको रूट बोलेंगे, ठीक है, इसको रूट बोलेंगे। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हेड बोलेंगे, सिरा बोलेंगे, ठीक है। तो ये दांत का स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान देना है। 3 भागों का उन्होंने बताया था। तो पहला क्या, क्राउन, यहाँ से यहाँ तक को क्राउन बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक का भाग का हेड बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। क्लियर? तो आपने देख लिया, ठीक है, दांत 3 भागों में बटे होते हैं, फिगर के माध्यम से ही मैंने आपको बता दिया। क्राउन मतलब शिखर, ग्रीवा मैंने बता दिया, और जड़ आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए जीभ के बारे में देखते हैं। जीभ एक ऐच्छिक, ठीक है, ध्यान देना है, यह एक ऐच्छिक पेशी अंग है जो स्वाद ग्रहण, चरवण, निगलने एवं कथन में सहायक होता है। जीभ पर विभिन्न स्वाद कलिकाएं होती हैं जो 4 प्रकार के स्वाद, कड़वा, मीठा, खट्टा और नमकीन ग्रहण करती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जीभ के, ठीक है, ध्यान देना, जीभ का जो आपका ये मान लीजिए, ठीक है, ये टंग है, ठीक है, ये टंग है, ये टंग है, ये टंग है। इसके आगे वाले भाग पे आपको मीठा का पता चलता है, ठीक है, और पीछे वाले भाग पे आपको कड़वा का पता चलता है, ठीक है। साइड वाले भाग पे आपको खट्टे और नमकीन का पता चलता है, ठीक है। जैसे टेस्ट लेना, आप कभी प्रैक्टिकल भी देखना, खट्टे चीज़ खा के देखना, और आप थोड़ा कड़वा वाला चीज़ खा के देखना। खट्टा वाला आप करेंगे तो अपने जीभ को ऐसे किनारे तरफ से सिकोड़ लेते हैं। खट्टे और नमकीन वाले चीज़ खाएंगे तो किनारे साइड में आपके स्वाद, जो जीभ है ये बता देगा, किनारे वाला साइड बता देगा कि आपने कोई खट्टा या नमकीन चीज़ खाया है। मीठा वाला चीज़ जैसे ही खाएंगे तो आगे वाला जीभ का जो आगे वाला भाग है ये बता देगा कि भैया आपने मीठा खाया है। कड़वा वाला चीज़ जैसे ही आप खाएंगे तो पीछे वाला भाग जो जीभ का है ये बता देगा कि आपने कड़वा खाया है, ठीक है। अब देखिए फेरिंग्स, ग्रसनी के बारे में देखना है आपको। ग्रसनी के बारे में देखना है, यह मांसपेशी अंग, श्वसन और पाचन तंत्र को जोड़ता है, और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है नेसोफेरिंग्स, नाक के पीछे वाला, ओरोफेरिंग्स, मुंह के पीछे वाला, ठीक है, और तीसरा हो गया लैरिंजोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स के पीछे का भाग होता है, ठीक है। अब देखिए ईसोफेगस के बारे में देखना है। ईसोफेगस यह भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाता है। भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? ईसोफेगस पहुंचाता है। इसके दोनों सिरों पर स्पिंकर मांसपेशियां होती हैं जो भोजन को नीचे धकेलने में मदद करती हैं। क्लियर? अब देखिए स्टोमक, पेट के बारे में देखना है, ठीक है। आमाशय, स्टोमक के बारे में देखना है। यह भोजन को भंडारित करता है और पाचक रसों का स्राव करता है। आमाशय में 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं: हृदय क्षेत्र, फंडस, पिंड और पाइलेरिक भाग। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन का स्राव कर भोजन को पाचन करता है। ध्यान देना है, अगर पूछ लेगा हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिनोजन का स्राव कहाँ से होता है तो आपको बताना है आमाशय से होता है, ठीक है, स्टोमक से। देखिए छोटी आंत आपको दिखाई दे रहा होगा, यह 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, ठीक है।
डुडेनम, यूजेनियम, इलियम। अगर यही आपके एग्ज़ाम में बन जाता है कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये तीसरे नंबर पे इलियम जो है यही सबसे बड़ा भाग है, इलियम। ठीक है, इलियम। और छोटी आंत का छोटा भाग डुडेनम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तीनों भाग या पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थान है, जहाँ पित्त, अग्नाशी रस और आंतों के रस मिलकर भोजन को पचाते हैं। अब देखिए बड़ी आंत में आपको देखना है, यह छोटी आंत से गुदा द्वार तक फैली होती है और जल अवशोषण एवं अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है। इसके मुख्य भाग हैं, जैसा पहला सीकम। ठीक है, सीकम हो गया पहला। दूसरा आरोही बृहदांत्र। ठीक है, और आड़ा बृहद आंत्र, अवरोही बृहद आंत्र। ठीक है, ये सारे। और ये मलाशय और गुदा। ठीक है, मलाशय और गुदा ये सभी बड़ी आंत के भाग हैं। अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए, जैसे कि कभी कोई ये भी चीज़ हो सकता है ना, पेरिटोनियम या उदर की दीवार और अंगों को ढकने वाली झिल्ली है जो घर्षण को रोकती है। जिगर। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान देना। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण, विषाक्त पदार्थों का नाश, विटामिन भंडारण और रक्त जमाव के कारण निर्मित करती है। क्लियर। अब देखिए अग्नाशय के बारे में देखना है। ठीक है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न बनता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकते हैं, यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और यहीं से बना भी है। यह पाचक रस लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन का स्राव करता है, जो साथ ही ग्लूकागन, इंसुलिन जैसे हार्मोन को बनाता है, अग्नाशय। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर ऐसे ऐसे क्या 2 लाइन से ही बन जाएगा काम, 2 लाइन से हो जाएगा, अग्नाशय पढ़ लिया तो क्या इससे प्रश्न बन जाएगा? बिल्कुल भैया, इतना ही पढ़ना है और इतने से ज़्यादा आपको प्रश्न पूछता भी नहीं है। अभी आपको चाहिए प्रूफ, तो चलिए हम प्रूफ भी दिखा देते हैं। कहीं नहीं जाएंगे, चलेंगे आपके 92-12 भर्ती यूपी SSC एएनएम की ओर चलेंगे, वहीं पे दिखाते हैं प्रूफ। देखिए ये यूपी SSC एएनएम 92-12 का पेपर है। ठीक है, जो भर्ती आई थी 9212 पोस्ट पे यूपी SSC एएनएम की। ठीक है, उसी का पेपर है। 67 नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है, इसका करेक्ट आंसर अग्नाशय हो गया। मैंने क्या पढ़ाया, हर एक वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक वीडियो से 2 नंबर फिक्स रहते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, किसी वीडियो में 6 नंबर, 5 नंबर। कोई सा भी वीडियो आपने मिस किया तो आपके नंबर कट गए। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो भी बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैंने कोई अलग कंटेंट नहीं उठाया, ना ही अलग प्रश्न उठाया है, मैंने थियरी ही पढ़ाया। थियरी में से ही दिखा रहा हूँ कि देखिए ये 92-12 वाली भर्ती में पूछा था, कोई डीप में पूछा है प्रश्न, कितना आसान पूछा है। अभी थियरी आपने 2 लाइन का ही पढ़ा, उसी में बन गया कि एंजाइम लाइपेज उत्पन्न कौन सा अंग करता है, तो ये अग्नाशय करता है। और थियरी में क्या बताया हूँ देख लो, ये देखिए थियरी में क्या बताया हूँ, अग्नाशय 2 ही लाइन लिखा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन लिखा हूँ। मैंने बताया देखिए लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन, ये 3 चीज़ मैंने बताया है। तो यही लाइपेज ही तो पूछा है 92-12 वाली भर्ती में यूपी SSC एएनएम। अब आपके जो 5272 भर्ती आई है, इसमें लाइपेज ना पूछकर एमाइलेज पूछ ले, ट्रिप्सिनोजन पूछ ले, तो आप आसानी से बना पाओगे कि अग्नाशय सर ने पढ़ाया है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। या फिर ये पूछ ले ग्लूकागन या फिर इंसुलिन जैसे हार्मोन कहाँ से बनता है या कौन बनाता है, तो अग्नाशय आप करेक्ट कर लोगे। ठीक है, अग्नाशय से प्रश्न बनाए तो इस बार भी अग्नाशय से संबंधित प्रश्न बन सकता है। थोड़ा डीप में हम इसको देख लेते हैं, फिगर के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, कि ये फिगर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है अग्नाशय का, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने हल्दी देखा होगा ना, हल्दी के जैसा ही रहता है। तो आपको ये छोटे छोटे जो खानों में बटा हुआ है, ठीक है, ये छोटे छोटे खानों में बटा हुआ है। ठीक है, बटा हुआ है। किसी एक को आप उठा के देखोगे, ठीक है, किसी एक को आप उठा के देखोगे तो आपको आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इसी में आपका ये जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस है, ये कई सेलों का, ठीक है, कई सेलों से जैसे कि
अल्फ़ा सेल हुआ, बीटा सेल हुआ या फिर डेल्टा सेल हुआ, इन्हीं सेलों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, बताइए कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है पैंक्रियाज में पाया जाता है या फिर अग्नाशय में पाया जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर? तो अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये चीज़ें तो आपको बता ही दे रहे हैं, ये सभी अग्नाशय में ही होते हैं। ठीक है, जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। हालांकि कौन कौन से हार्मोन किसका है, बीटा जैसे इंसुलिन, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय को में पाया जाता है, अग्नाशय को ही कहा जाता है। ठीक है, जो ये छोटे छोटे, अब मैंने बता दिया कि यहाँ से आप उठा लो, कोई सा भी उठा लो, ये दिखाई दे रहा है, उसी का ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, जिनमें अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल रहते हैं और इसी को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे लार ग्रंथियाँ। ठीक है, मुख में 3 प्रमुख लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला देखिए, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि पहला हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं अधोजन ग्रंथि। ठीक है, अधोजन ग्रंथि, दूसरा अधोजन ग्रंथि, तीसरा अधोजीवा ग्रंथि। ठीक है, अधोजीवा ग्रंथि। और ये देखिए लार के घटक, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, लार में लगभग 99% पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम जैसे अमाइलेज और प्रोटीन होते हैं। यह भोजन को मुलायम बनाने, प्रारंभिक पाचन और मुंह को नम रखने में मदद करता है। ठीक है, लार का कार्य है। अब देखिए जिगर, लीवर के बारे में देखना है। मानव शरीर में यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 किग्रा होता है। जिगर के मुख्य कार्यों में शामिल है मेटाबॉलिक कार्य, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, विटामिन ए का निर्माण और गर्मी उत्पादन। ध्यान देना है, विटामिन ए का निर्माण लीवर में ही होता है। क्लियर? ये भी प्रश्न बच सकता है, विटामिन ए का निर्माण लीवर ही करता है। ठीक है, अब देखिए भंडारण का कार्य, विटामिन, खनिज और ग्लूकोज का भंडारण करना। पित्त का निर्माण जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो लीवर का कार्य है पित्त का निर्माण करना। अब पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य है वसा को पचाना। ठीक है, वसा को पचाना। अब देखिए जिगर के खंड, जिगर को विभिन्न खंडों में बांटा गया है। पहला क्या भैया? दाया खंड, बाया खंड, चतुर्भुज खंड, उच्च खंड, ये सभी जिगर के खंड हैं। ठीक है, अग्नाशय फिर आ गया है। यह एक चपटी ग्रंथि है जो पाचक रस, यह भी आप ऊपर आपने देखा, यह एक चपटी ग्रंथि है जो पाचक रस, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन का स्राव करती है, जो प्रमुख हार्मोन ग्लूकागन और इंसुलिन का निर्माण करती है। अग्नाशय के 3 भाग होते हैं, हेड, ठीक है, हेड, काय, पूछ। ठीक है, हेड, काय, पूछ। ठीक है, शीर्ष, काय, पूछ। अग्नाशय की प्रमुख कोशिकाएं। हम बार बार अग्नाशय की ओर फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 92-12 वाली भर्ती में प्रश्न बना है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अग्नाशय के बारे में दे दिया गया है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सारा कुछ सेट हो जाता है, आपका सिलेबस उठा के दे देते हैं। ठीक है, और आपकी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देते हैं, तो ऑटोमेटिक थियरी बन के आ जाती है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन का निर्माण करती हैं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था लैंगरहैंस। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, और ये सभी हार्मोन का निर्माण करती हैं। जैसे कि अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन का निर्माण करती हैं और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए पेरिटोनियम एक पतली झिल्ली है। पेरिटोनियम एक पतली झिल्ली है जो उदर के अंगों को ढकती है। इसके कार्य क्या है? घर्षण को रोकना, अंगों के बीच घर्षण को कम करने के लिए ये चिकनी और नम रहती है। ठीक है, और दूसरा संरक्षण। ठीक है, यह संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है और रक्त वाहिकाओं एवं तंत्रिकाओं को अंगों तक पहुंचाती है। उदर के क्षेत्र, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया यहाँ पे देखना है। उदर को 4 आड़ी और 2 खड़ी रेखाओं द्वारा 9 क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि अंगों की स्थिति का सही वर्णन किया जा सके। ठीक है, यह क्षेत्र है, अभी ये क्षेत्र के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, दायां हाइपोकार्डिक, दायां लंबर, दायां इलियक, एपिगैस्ट्रिक, ये सारे हैं। ठीक है, ये सारा आप याद कर लेना, हालांकि इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है,
जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, ऊपर आपने जो थियरी पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न है आपको बनाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र में एमाइलेज का कौन सा संस्करण लार और अग्नाशय में क्रमशः स्रावित होता है और उनके कार्यों में क्या अंतर है। अब आपके पास ऑप्शन है, मैं बोलता हूँ, आप जब भी हमारा वीडियो देखा करें कॉपी और पेन लेके बैठा करें, नोट डाउन करते जाएं हर एक चीज़ को। ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए तो भैया पीडीएफ के लिए ग्रुप में दे रखा हूँ, आपको डायरेक्टली ग्रुप में नहीं मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, आपको 200 फ़ी देना होता है, फ़ी को आप पेड करिए, पीडीएफ ले जाइए। ठीक है, जितने भी क्लास होती हैं हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्लस महीने में 4 टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, टेस्ट लेते हैं 100, पूरा 100 नंबर का टेस्ट रहता है। ठीक है, पूरे टॉपिक से 38 टॉपिक से टेस्ट रहते हैं। उसमें हमारे टेस्ट में जो 70-80 नंबर ला रहा है भैया, उसका सिलेक्शन डन है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रश्न ऐसा सेट होता है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टफ ही बनाते हैं। और टाइमिंग 1 घंटे का देते हैं, 2 घंटे का आपके, हालांकि पेपर में 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन मैं अपने टेस्ट में 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देता हूं, क्योंकि टोटल थियरी है भैया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई जोड़ गुणा घटाना नहीं करना है। 100 प्रश्न बनाने होते हैं तो आसानी से आप 1 घंटे में बना लोगे। ठीक है, पेपर में 2 घंटे का समय मिल रहा है ताकि आप अच्छे से गोला कर पाएँ, जो गोला करना होता है गोला को अच्छे से कर पाएँ। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न आप लिख लीजिए। अब ऑप्शंस देखिए, मुंह और अग्नाशय दोनों में स्रावित होने वाला एमाइलेज एक ही प्रकार का होता है और दोनों में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है क्या, मुंह में स्रावित एमाइलेज लार एमाइलेज होता है और अग्नाशय में स्रावित पैंक्रियाटिक एमाइलेज लार एमाइलेज प्रारंभिक पाचन करता है, जबकि पैंक्रियाटिक एमाइलेज आंत में अधिक गहरे पाचन को पूरा करता है। सी ऑप्शन है, मुंह में अग्नाशय दोनों में स्रावित एमाइलेज प्रोटीन को तोड़ता है। मुंह में कोई एमाइलेज नहीं होता है, यह केवल अग्नाशय में उत्पन्न होता है और पाचन प्रक्रिया में वसा को तोड़ता है। तो आपको बताना है करेक्ट क्या है। इन्होंने बताया है, प्रश्न में बताया कि पाचन तंत्र में एमाइलेज, ठीक है, पाचन तंत्र है आपका, उसमें एमाइलेज का कौन सा संस्करण लार और अग्नाशय में क्रमशः स्रावित होता है। मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में एमाइलेज है। ठीक है, और ये एमाइलेज क्या मुंह में पाया जाता है या फिर अग्नाशय में भी पाया जाता है। अगर मुंह में पाया जाता है तो मुंह में एमाइलेज का कार्य क्या रहता है, या अग्नाशय में जो पाया जाता है तो अग्नाशय में इनका कार्य क्या रहता है, यही चीज़ इन्होंने पूछा है। अब आपको एक एक ऑप्शन को पढ़ना है और आंसर बताना है। ऑप्शन ए पढ़ लीजिए और ऑप्शन बी पढ़ लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि मुंह और अग्नाशय दोनों में स्रावित हार्मोन वाला एमाइलेज एक ही प्रकार का होता है। नहीं भैया, जब एक ही प्रकार का होता तो फिर दोनों जगह की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, और दोनों में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन क्या है, बी बोल रहा है कि मुंह में स्रावित एमाइलेज लार एमाइलेज। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। जो मुंह में स्रावित होता है एमाइलेज वो लार एमाइलेज होता है, और अग्नाशय में स्रावित जो होता है वो उसको हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज या फिर लार एमाइलेज प्रारंभिक पाचन करता है। ध्यान देना है, जो आप भोजन ग्रहण करते हो या भोजन खाते हो, सबसे पहले उसकी पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है आपके मुंह से, और वो कौन करता है, लार एमाइलेज करता है। ठीक है, और उसके बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज लार एमाइलेज प्रारंभिक पाचन करता है, जबकि पैंक्रियाटिक एमाइलेज आंत से अधिक गहरे पाचन को पूरा करता है। क्लियर, तो आपको ध्यान देना है कि भैया एमाइलेज 2 जगह पे होता है, एक मुंह में, जो मुंह में एमाइलेज होता है उसको लार एमाइलेज कहते हैं, और जो अग्नाशय में होता है उसको पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। और ये जो मुंह में लार एमाइलेज होता है ये सबसे पहले भोजन को पचाना शुरू कर देता है, और जो पैंक्रियाज में पाया जाता है एमाइलेज ये आंत में अधिक गहरे पाचन को पूरा करता है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रोटीन को नहीं तोड़ता है, यहाँ पे दिखा है प्रोटीन को तोड़ता है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मुंह में कोई एमाइलेज नहीं होता, ये बोल रहे हैं, डी वाला बोल रहे हैं कि मुंह में कोई एमाइलेज नहीं होता, तो ये गलत है। वैसे भी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको ऑप्शन व्याख्या भी दिया है, आप पढ़ सकते हो। मुंह में स्रावित लार एमाइलेज और अग्नाशय में स्रावित पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक होते हैं। ध्यान देना है, मुंह में स्रावित लार एमाइलेज और अग्नाशय में स्रावित पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना इसका कार्य क्या है, एमाइलेज का कार्य क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को
पचाने में सहायक होते हैं। लार एमाइलेज पाचन की शुरुआत करता है, जबकि पैंक्रियाटिक एमाइलेज आंत में गहरे स्तर पर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। अगर आपसे पूछ लेगा एमाइलेज का कार्य क्या है, तो आप बताओगे कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। क्लियर। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है। प्रश्न नंबर सेकंड बोल रहा है कि जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो किस प्रकार का अम्ल स्रावित होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। जब भोजन आमाशय में, ऊपर थियरी में हमने आपको बताया था, आमाशय में स्टोमक में कौन सा अम्ल बताया था, HCl बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताया था। अब ऑप्शन देखिए, अम्ल, ठीक है, HCl स्रावित होता है जिसका कार्य पाचन एंजाइमों को निष्क्रिय करना। फिर आमाशय में बाइकार्बोनेट स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। और उसके बाद सी बोला है कि HCl स्रावित होता है जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। आमाशय में केवल पानी स्रावित होता है जो भोजन को मुलायम करता है। डी वाला वैसे भी कट जाएगा, यहाँ पे लिखा है केवल, हमने आपको बता रखा है, छोटी सी ट्रिक, केवल आ जाए तो उसको कट करना। देखिए ये बोल रहा है कि अम्ल HCl, ये तो बात सही है, अम्ल HCl स्रावित होता है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन आगे बोल दिया जिसका कार्य पाचन एंजाइमों को निष्क्रिय करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, निष्क्रिय करना नहीं। अब देखिए बी वाला बोला है आमाशय में बाइकार्बोनेट, भैया आमाशय में हमने पढ़ा है HCl, ठीक है, HCl, बाइकार्बोनेट नहीं पढ़ा है, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला भी, ठीक है। मैंने क्या काटा, ए बी काट दिया, डी भी काट दिया, अब बचा सी, तो सी यही करेक्ट हो जाएगा। HCl स्रावित होता है जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया, जब ये अम्लीय ज़्यादा हो जाता है भोजन, जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। जाता है HCl, ठीक है, भोजन आमाशय में गया, ठीक है, तो वहाँ से HCl स्रावित होता है। ये बोलता है भैया पेप्सिन अब आप आ जाओ, एक्टिव हो जाए पूरी तरीके से भोजन को पचाने के लिए, और जो बैक्टीरिया रहते हैं ये अम्लीय भोजन होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। आमाशय में यहाँ पे आप देख सकते हो व्याख्या भी लिखा है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में साथ साथ पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है जिससे प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड देखना है। प्रश्न नंबर थर्ड पूछ रहा है क्या, पाचन, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइपेज एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, आ गया ना, लाइपेज एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। अभी हमने आपको थियरी में बताया प्लस प्रीवियस ईयर पेपर में भी बताया लाइपेज के बारे में, तो आप बना ही लोगे। आमाशय में जो प्रोटीन को तोड़ता है, या फिर बी अग्नाशय में जो वसा को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करता है, या फिर सी केवल लाल ग्रंथियाँ में जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, एमाइलेज बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। ये गलत हो जाएगा, वैसे भी केवल लगाए तो वैसे भी गलत कर दोगे आप। डी वाला बोला कि यकृत में जो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, यकृत में होता नहीं है, ठीक है, अग्नाशय में होता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अग्नाशय में, ठीक है। अरे भैया ऊपर अभी थियरी में आपने देखा ना, लाइपेज एंजाइम कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है, ठीक है, लाइपेज अग्नाशय में बनता है जो वसा को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करता है। अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो बताना है वसा को पचाने में भूमिका निभाता है, वसा को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम। प्रश्न नंबर 4 देखना है। छोटी आंत के, मैंने हर एक चीज़ बता दिया आपको भैया, कोई छोड़ ही नहीं रहा हूँ। अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा, एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो थियरी में छूटा ये MCQ में कवर हो रहा है। छोटी आंत के ग्रहणी में किस प्रकार का पाचन होता है और किन एंजाइमों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होती है। अब आइए, छोटी आंत के ग्रहणी में किस प्रकार का पाचन होता है और किन एंजाइमों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होती है। अब आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बोला है कि केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन और यह केवल लाल एमाइलेज से पूरा होता है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन यह पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज द्वारा पूरा होता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की, देखिए सी, प्रोटीन का ही पाचन होता है जिसमें केवल पैंक्रियाटिक एमाइलेज का योगदान होता है। या फिर डी, इसमें से सभी प्रकार का पाचन नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का
पाचन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपको आंसर भी दिख गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन और यह पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज द्वारा पूरा होता है। देखिए भैया, हमने आपको बताया अभी था कि संपूर्ण भोजन, ठीक है, संपूर्ण भोजन कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में पचता है। तो वही चीज़ तो पूछा है, छोटी आंत की ग्रहणी में किस प्रकार का पाचन होता है। संपूर्ण भोजन में आपका क्या आ जाएगा? संपूर्ण भोजन में आपका क्या आ जाएगा? वसा भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट। और यही तो हमारे बॉडी को ज़रूरत, मैंने थियरी में शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, आपको 3 ही चीज़ों को ज़रूरत होती है, आपके शरीर के 3 ही चीज़ों को ज़रूरत होता है पचाने का, डाइजेशन करने का। ठीक है, वो कौन कौन सा है? वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये हमारे शरीर की औकात नहीं होती है कि डायरेक्ट इसको अवशोषण कर ले, बिना पचाए इसको अवशोषण कर ले। हाँ, विटामिन कर सकते हो, विटामिन अवशोषण कर सकती है, और खनिज भी डायरेक्ट अवशोषण हो सकता है, पानी भी अवशोषण हो सकता है, लेकिन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट हमारी शरीर अवशोषण नहीं कर पाती है। ठीक है, इसको पचाना ही पड़ता है। व्याख्या आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 5 देखना है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, यकृत से स्रावित पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? अब देखिए, जो लीवर से स्रावित होता है पित्त, ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है और यह किस प्रकार के पोषक तत्वों के पाचन में सहायक होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, ऐसे प्रश्न आप ढूंढते रह जाओगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, न तो किसी टीचर के पास होगा। एक ही एमसीक्यू में कई प्रश्न रहते हैं, कई प्रश्नों के जवाब रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पहले तो पित्त, और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से। देख ही लीजिए। और यह किस प्रकार के पोषक तत्वों के पाचन में सहायक होता है? 3 चीज़ें पूछा है। 3 चीज़ों से आपको जानकारी मिलेगी इस प्रश्न से। पहला क्या? पित्त का देखिए, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, लीवर से। पित्त का कार्य क्या? दूसरा हो गया। और ये पित्त जो है किस पोषक तत्व के पाचन में सहायक होता है? एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न, 3 उत्तर बनेंगे। तो ऐसा प्रश्न सेटअप किया गया है, आपको याद हो जाए। और ऐसा कंटेंट मैंने बता दिया ना, ढूंढते रह जाओगे, चिराग और लालटेन लेके ढूंढते रह जाओगे, ना तो ऐसे टीचर मिलेंगे, ना तो ऐसे कंटेंट मिलेगा। भले ही आप 10,000 रुपये दे के पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो भैया, डीप में मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, नीट लेवल तक पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो फिर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। वो आपके सिलेबस के अनुसार नहीं बताएंगे, इतनी अच्छी जानकारी दे देंगे कि आपके सर से ऊपर जाएगा। कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपके सिलेबस के अंदर ही चीज़ें बता रहा हूँ और सारी चीज़ें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब ऑप्शंस देखिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, जिसमें ग्लूकोजन का निर्माण होता है। और दूसरा ऑप्शन है कि प्रोटीन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ना और ऊर्जा उत्पन्न करना। और सी, वसा, ठीक है, सी, वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे बूंदों में विभाजित करना, जिससे लाइपेज उन्हें आसानी से पचा सके। और डी है, पानी का अवशोषण करना और मल का निर्माण करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी है, पानी का अवशोषण करना और मल का निर्माण करना। प्रश्न पूछा क्या है भैया? लीवर से स्रावित होता है पित्त, इसका मुख्य कार्य क्या होता है और ये किस प्रकार के पोषक तत्वों के पाचन में सहायक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट को पचाना नहीं, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। कार्बोहाइड्रेट का पचाना लार एमाइलेज, ठीक है, जो अग्नाशय में भी होता है, आपका लार में भी होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है प्रोटीन को, ये भी नहीं होगा, प्रोटीन को भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी बोला है वसा के बड़े बड़े, हाँ जी हाँ जी हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे बूंदों में विभाजित करना, जिससे लाइपेज उन्हें आसानी से पचा सके। ये काम होता है किसका? किसका काम होता है? ऊपर आपने देखा, ये काम होता है पित्त का, ठीक है। पित्त का कार्य क्या होता है? ये वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे बूंदों में विभाजित करता है। क्लियर? याद रहेगा आपको। 3 चीज़ें आपने देखा, पित्त का स्राव लीवर से होता है, पित्त का कार्य क्या है? वसा के अणुओं को छोटे छोटे बूंदों में विभाजित करना, जिससे लाइपेज उन्हें आसानी से पचा सके, ठीक है। देखिए, व्याख्या यहाँ पे दिया है, व्याख्या पढ़ सकते हो। यकृत से स्रावित पित्त वसा को छोटे छोटे बूंदों में विभाजित करता है, जिससे लाइपेज उन्हें आसानी से पचा सके। इसे
इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखना है। प्रश्न नंबर 6 देखना है, आमाशय में भोजन के पाचन के बाद अगला पाचन चरण किस अंग में होता है और ये किस पाचन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब क्या है, आमाशय में भोजन के पचाने के बाद, आमाशय में जो भोजन का डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद अगला पाचन चरण क्या है, किस अंग में फिर ये जाता है। ठीक है, और यह किस पाचन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन है भैया, बड़ी आंत में जो कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। ठीक है, बड़ी आंत में जो कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। फिर उसके बाद बी है, छोटी आंत में जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पूर्ण रूप से पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। या फिर डी, इसोफेगस में जो प्रोटीन का पाचन करती है। या फिर डी, आमाशय के बाद सीधे ग्रहण में जो पित्त और ठीक है, पित्त और पैंक्रियाटिक रस द्वारा केवल वसा का पाचन करती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न को फिर से पढ़िए। प्रश्न पूछा है, आमाशय में भोजन के पाचन के बाद अगला पाचन चरण किस अंग में होता है। आमाशय में भोजन के पचने के बाद अगला पाचन जो होगा वो किस अंग में होता है और यह किस पाचन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मतलब पेट में के बाद फाइनल ही होना है। ठीक है, भोजन पेट में गया, उसके बाद फाइनल रूप से ही इसका होने वाला है। तो फाइनल रूप से कहाँ पे होगा भैया, छोटी आंत में होगा। और छोटी आंत में हमने आपको छोटी आंत में बताया कि भोजन पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। पूर्ण रूप से मतलब वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंत में जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर। देखिए, इसका उत्तर भी दिया है, आमाशय के बाद पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में होती है, जहाँ वसा, छोटी आंत और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसके कौन से हिस्से इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसके कौन से हिस्से इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। छोटी आंत, ग्रहणी और मध्य आंत। और बी वाला ऑप्शन है कि बड़ी आंत, केवल मध्य आंत। और तीसरी ऑप्शन है छोटी आंत, मध्य आंत और शेषांत। और डी वाला ऑप्शन है क्या, यकृत, क्योंकि यह सभी पोषक तत्वों का निर्माण करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, छोटी आंत, मध्य आंत और शेषांत। ठीक है, यहाँ व्याख्या भी दिया है, छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषित के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें मध्यांत और शेषांत और इसके मुख्य हिस्से में होते हैं जो पोषक तत्वों और अवशोषण करते हैं। ठीक है, आप छोटी आंत से भी पकड़ सकते थे, उसका राइट आंसर छोटी आंत से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, जिगर द्वारा निर्मित पित्त कहाँ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिगर द्वारा निर्मित पित्त कहाँ संग्रहित होता है। अब बताइए, कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ स्टोर होता है और यह किस समय पाचन में प्रवेश करता है। यह किस समय पाचन में प्रवेश करता है। मैंने थियरी वाले पोर्शन में आपको बताया था, जब थियरी पढ़ा रहा था, कि जो पित्त होता है ये जिगर लीवर से निर्मित होता है, लेकिन पित्त रस का स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। ये चीज़ बताया था। तो आपको जिस ऑप्शन में पित्ताशय दिखे वही करेक्ट मान लेना है। पहला ऑप्शन है पित्ताशय में स्टोर होता है और भोजन ग्रहणी में पहुंचने पर प्रवेश करता है। अभी पूरा आपको नहीं देखिए, जी हाँ, आप यहीं पे आप पकड़ सकते हो, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको मिल गया आंसर। पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, निर्माण पित्त का होता है लीवर से, लेकिन पित्त रस का जो स्टोर होता है पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, आमाशय बोला है, गलत हो जाएगा। यकृत बोला है, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रहणी बोला है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जिगर द्वारा निर्मित पित्त, यहाँ पे भी देख सकते हो, लीवर द्वारा निर्मित पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है और भोजन ग्रहणी में पहुँचने पर वहाँ प्रवेश करता है, जहाँ यह वसा के पाचन में सहायक होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 देखना है। प्रश्न नंबर 9, मलाशय रेक्टम में रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा मल का निष्कासन किस प्रकार होता है, इसका कौन सा तंत्र इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखिए, फाइनल जो भोजन पच गया, ठीक है,
ज़रूरत चीज़ें हमारी बॉडी को अवशोषित कर लिया गया, जो उसको चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो वसा चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ अपने बॉडी को मिल गया। अब जो कुछ बचा है, वेस्ट चीज़ें बचा है, इसको निकालना है, और ये निकालता है मलाशय रेक्टम से। रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा मल का निष्कासन किस प्रकार होता है और उसका कौन सा तंत्र इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा संकुचन और अवशोषण के माध्यम से मल का निष्कासन। फिर परिपथीय तंत्रिका तंत्र के संकेत द्वारा मांसपेशियों में संकुचन होता है, ठीक है, जिससे मल का निष्कासन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संकेत से मलाशय में संकुचन उत्पन्न होता है, जिससे मल निष्कासित होता है। डी, हृदय की धड़कन की तरह स्वतः संकुचन से मल का निष्कासित होता है। भैया हृदय की धड़कन से नहीं होगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही आप काट दोगे, डी वाला तो आप ऐसे ही काट दोगे। अब प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए देखना है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा संकुचन और शोषण के माध्यम से मल का निष्कासन होता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा संकुचन और अवशोषण के माध्यम से मल का निष्कासन होता है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, ये व्याख्या भी लिखा है, व्याख्या भी पढ़ सकते हो। मल का निष्कासन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित एक रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से होता है, जिसमें मलाशय की मांसपेशियों में संकुचन होता है और मल बाहर को निष्कासित होता है। प्रश्न नंबर 10 बनाना है। प्रश्न नंबर 10 है क्या, अग्नाशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, यह किस प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने में सहायक होता है। अब देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, इसका कार्य क्या है, प्लस इस किस प्रकार के पोषक तत्व को पचाने में सहायक होता है। तीन चार चीज़ें हैं। पहला तो ट्रिप्सिन एंजाइम किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। हाँ, इस एंजाइम का कार्य भी, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य भी, और उसके बाद ये किस प्रकार के पोषक तत्व को पचाने में सहायक होता है। तीन चार चीज़ें आपको सीखने को मिल जा रहा है एक ही प्रश्न में। तो ऑप्शंस दे रखा है इन्होंने, ट्रिप्सिन केवल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करती है, ट्रिप्सिन वसा को छोटे घटकों में विभाजित करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे अमीनो एसिड में विभाजित करता है, जिससे उनका शोषण आसान हो जाता है। और डी क्या है, ट्रिप्सिन कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो आपको कट कर देना है, पहले डी वाला कट कर देना है। भैया ट्रिप्सिन का कोई कार्य नहीं है, ऐसा तो है नहीं सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर ए इन्होंने क्या बोला है, ट्रिप्सिन केवल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का, केवल आ गया है, वैसे भी कट कर दो, और कार्बोहाइड्रेट को मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। ट्रिप्सिन वसा को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है जान लीजिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन के छोटे छोटे अमीनो एसिड में विभाजित करता है जिससे उनका अवशोषण आसान हो जाता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड में विभाजित होता है। देखिए प्रोटीन जो होता है पहले अमीनो एसिड में ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या है, आप पढ़ सकते हो। अब देखिए अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं ये पार्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है भैया। ये 13 नंबर टॉपिक जो है यही सबसे बड़ा होना है आपका, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पार्ट इसी के आएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, नर्वस सिस्टम, और इससे भी प्रश्न बना है। हर एक जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ, हर एक वीडियो से एक न एक प्रश्न आपको बनेंगे, ठीक है, बना भी है और बनने वाले भी हैं। तो किसी भी वीडियो को स्किप ना किया करें आप लोग। विद प्रूफ मैं दिखा देता हूँ कि भैया देखो इस वाले पार्ट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रश्न बना है, यहाँ आपको पूछा गया था। मैं अभी तो यूपी SSC का ही बता रहा हूँ, यूपी SSC एएनएम का ही बता रहा हूँ। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न BTSC बिहार एएनएम में पूछे गए हैं, और ऐसे ना जाने कितने प्रश्न होते हैं, पूछे गए होते हैं, मैं दिखाता नहीं लेकिन पूछे गए होते हैं, ठीक है। यूपी RHM में पूछे होंगे, और ऐसे ना जाने कितने प्रश्न आपके DSSB में पूछे होंगे। आप मेरी थियरी देख लीजिए, मेरे क्लास की थियरी को देख लीजिए, उसके बाद भारत के किसी भी राज्य का एएनएम का पेपर हुआ होगा, आप उठा के देख लेना, आसानी से आप बना लोगे, ठीक है।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया 2000, 2500, 3000 रुपये भी खर्च कर लोगे तो भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और पीडीएफ अभी आपको नहीं मिलेगा, जब ये पूरा वीडियो बन जाएगा इस पे इसका, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, लगभग 70 पेज कंप्लीट हुआ है, 144 पेज का है, ठीक है। जैसे ही 144 पेज पूरा आप कवर कर लेंगे वीडियो के माध्यम से, वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि पीडीएफ मिल जाता है तो आप फिर क्लास को नहीं देखते हो, जबकि वो सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है। मात्र एक, देखिए, एक ही बार समय देना होता है। आप वीडियो को देख लिया करें, एक बार देखा करें, ठीक है। उसके बाद आप पीडीएफ को रिवाइज के बेस पे देखा करें कि रिवाइज करने के लिए हम पीडीएफ ले रहे हैं। और पीडीएफ लेना ज़रूरी है, 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप सभी लोग 200 रुपये दे के पीडीएफ ले लीजिए। 200 रुपये ले रहा हूँ, मामूली है भैया, ये मामूली फ़ी है। उम्मीद करते हैं। अब देखिए, वीडियो देखा करते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हो, पीडीएफ मत लीजिएगा, लेकिन नोट्स आप बना के रखो, ठीक है। मेरे नाम से नोट्स बना लीजिए, सुहेद कमल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल के नाम से बना लीजिए। सब्जेक्ट डालना एनएम यूपी SSSC, और उसके बाद सुहेद कमल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल नोट्स बना के आप, और आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर पीडीएफ नहीं ले रहे हो तो नोट्स बना लो, बड़ी सी कॉपी लीजिए, ठीक है, महंगी वाली 200-250 रुपये वाला नोट्स लीजिए। हर एक वीडियो का नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं, जैसे हेडिंग बना के रखा है, हर एक चीज़ का नोट डाउन करते जाएं। और आप सभी को, जो लोग, देखिए, ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग नोट्स अगर बनाए होंगे तो आप मुझे फ़ोटो ज़रूर खींचना भेजिएगा, मुझे भी पता चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लिखना है सुहेद कमल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल नोट्स है, ठीक है, यूपी SSSC एनएम क्लास। और जिस दिन पेपर होगा भैया, उस दिन आपको दिखा दूंगा, एक एक प्रश्न दिखा दूंगा हर एक वीडियो से। इस वीडियो से, मेरे वीडियो से इतने प्रश्न बने हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए, मेरी बुक, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आपकी बुक कौन सी है, बता दीजिए। बुक मैंने बता दिया, यूपी SSSC, ठीक है, यूपी SSSC एनएम की बुक, यूथ पब्लिकेशन से जो मैंने लिखा है, ठीक है। राइटर में आप देखोगे सुहेद कमल आपको दिखाई देगा, ठीक है। उस बुक की थियरी में कोई कमी नहीं है, थियरी भरपूर है, लेकिन थोड़ा एमसीक्यू में ऑप्शंस इधर उधर हो गए थे, आंसर गलत हो गया है कुछ। जैसे 3000 प्रश्न हैं तो उसमें से 300-400 प्रश्न के आंसर गलत हो गए हैं। मैंने संशोधन के लिए बोल दिया है, ऑलरेडी संशोधन पे काम हो रहा है, 3-4 दिन में संशोधित होके वो न्यू बुक लॉन्च होगी, फिर मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप फिर वो न्यू वाली बुक ले लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो बुक में है, बुक वाली हालांकि आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मैं आपके सिलेबस के अनुसार एक प्रॉपर तरीके से चल रहा हूँ। बुक का मतलब बुक ही होता है, विस्तार से जानकारी होती है। और पीडीएफ का मतलब क्या होता है, और ये क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास में इम्पॉर्टेंट के साथ आपको ये भी हाईलाइट किया जाता है कि ये चीज़ प्रश्न बन सकते हैं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये होता है क्लास का मतलब। उम्मीद करते हैं आप हमारी एक एक बातों को बहुत ही मतलब सीरियस तरीके से ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।